हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर, और इस सीरीज के 2 एपिसोड्स ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। यानी कि पहला एपिसोड है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एंड सेकंड एपिसोड जिसका नाम है मेसोपोटामिया आर्किटेक्चर। तो गाइस, अगर आपने इस सीरीज के हमारे दोनों एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारा तीसरा एपिसोड स्टार्ट होने से पहले आप बाकी के उन 2 एपिसोड्स को जल्दी से देख लो, क्योंकि ये सारे एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक सीक्वेंस में चलेंगे। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है इजिप्शियन आर्किटेक्चर। तो गाइज, आज हम इजिप्शियन आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे। इजिप्शियन आर्किटेक्चर की जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स हैं उन सारी फेमस बिल्डिंग्स को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो गाइज, जल्दी से आप उन 2 वीडियोस को देख लो। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि आप आगे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर पाओ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए गाइस, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इजिप्शियन आर्किटेक्चर। और इजिप्शियन आर्किटेक्चर से पहले हम 2 सिविलाइजेशंस, 2 आर्किटेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एंड मेसोपोटामिया आर्किटेक्चर। तो चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलेंगे, इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड पर हम चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, ठीक है। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड हुई नाइल वैली में, ठीक है। अब टाइम की अगर बात करें तो 3100 BC से 30 BC के अराउंड, ठीक है। अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन को वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिविलाइजेशन में से एक माना जाता है, और इस सिविलाइजेशन में काफी सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो पूरे वर्ल्ड में कहीं और देखने को आपको नहीं मिलते, ठीक है। अब अगर हम बात करें उन आइकॉनिक एग्जांपल्स की, तो आप देखोगे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एंड द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, ठीक है। ये केवल अभी 2 एग्जांपल्स हैं, आगे हम और भी पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं इजिप्ट की। तो गाइस, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द मैप ऑफ द इजिप्ट, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम देखें कि जो इजिप्ट है वो किस रिवर के अराउंड है, तो आप सेकंड मैप में देखिए कि ये जो आपको रिवर दिख रही है, ठीक है, इस रिवर का नाम है नाइल रिवर, ठीक है। नाइल रिवर इसका नाम है, देखिए यहां पर लिखा भी हुआ, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो जो इजिप्ट है वो इस रिवर के अराउंड है, यानी कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो इस रिवर के अराउंड डेवलप हुई, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो चलिए गाइस, अब बात करेंगे इजिप्शियन रिलीजन और उसके आफ्टर लाइफ बिलीफ्स के बारे में। तो गाइस, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि इजिप्ट के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, यानी उनका ऐसा मानना था कि मरने के बाद भी कोई जिंदगी होती है। तो चलिए उसको थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। तो पहली बात, जो रिलीजन की अगर हम बात करेंगे तो पॉलीथेइस्टिक, यानी कि एक ऐसा रिलीजन जिसमें काफी सारे गॉड्स को पूजा जाता है, जैसे गॉड्स ऑफ सन, मून, स्टार्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो रिलीजन था दैट वाज द पॉलीथेइस्टिक। काफी सारे गॉड्स में, मल्टीपल गॉड्स में ये बिलीव करते थे, क्लियर। अब देखिए, अब आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट देखने को आपको मिलता है कि ये जो जिंदगी है इसके बाद भी एक जिंदगी होगी, ऐसा इनका मानना था। थर्ड, अब जितने भी फेरोज होते थे, फेरोज किसको बोलते हैं? फेरोज हम बोलते हैं कि इजिप्ट के जो राजा होते थे, बेसिकली जो किंग, ठीक है। तो किंग को फेरोज बोला जाता था। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं तो ये आप मान लीजिए कि ये कोई फेरो है, ठीक है। तो अब क्या होता था जनरली कि जब किसी फेरो की डेथ हो जाती थी, ठीक है, तो जब उनको दफनाया जाता था, तो क्योंकि ये मानते थे कि इनके मरने के बाद भी एक जिंदगी है, तो जब भी इनका फेरो मरता था तो ये उनके साथ में कुछ इसेंशियल आइटम्स भी उनके साथ में रखते थे। यानी कि
इनको तो दफनाएंगे ही, बट साथ में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि ये अपने सर्वेंट्स को जिंदा ही अपने साथ में दफना देते थे। ठीक है, तो इनके जो सर्वेंट्स होते थे वो भी इनके साथ में जिंदा ही दफन कर दिए जाते थे। ठीक है, देखिए क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बरियल्स के बारे में। ठीक है, बरियल साइट्स को मार्क करने का कॉन्सेप्ट था, यानी कि ये उनको टूम्स में कन्वर्ट करते थे, टूम्स बनाते थे, यानी कि ये मानते थे कि जो टूम्स होते हैं दे आर परमानेंट। अब बात करेंगे कि जब किसी बॉडी को दफनाते थे तब क्या करते थे। तो सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट था कि ये बॉडी को प्रिजर्व करते थे, यानी कि बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होंगे उन सबको ये रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद उस बॉडी को ये ड्राई करते थे, सुखा लिया अच्छे से, एंड सुखाने के बाद लिनन फिल की जाती थी, यानी कि उसके अंदर कपड़ा भर दिया जाता था और बेसिकली उसकी एक मम्मी बना दी जाती थी और उसको मास्क कर दिया जाता था। ठीक है, अब आपकी मम्मी जब रेडी हो गई तो उसके बाद क्या है, अब ये कॉफिन में बैरी कर देते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये अर्थली लाइफ को टेम्पररी मानते थे। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे इजिप्ट के क्लाइमेट के बारे में। ठीक है, तो इजिप्ट का जो क्लाइमेट है दैट इज एरिड, यानी कि हम कह सकते हैं कि हॉट डेजर्ट है, ड्राई है एंड सनी है। और अगर हम सीजन्स की बात करें कि वहां पर कौन कौन से सीजन है, तो हॉट समर है जो मई से लेकर अक्टूबर तक में, और उस टाइम काफी ज्यादा गर्मी होगी और काफी ज्यादा सूखा होगा। एंड सेकेंड माइल्ड विंटर जो कि नवंबर से अप्रैल तक होगा एंड कूलर होगा, और थोड़ी हल्की बहुत बरसात भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड द थर्ड इज शॉर्ट स्प्रिंग एंड ऑटम। ऑटम और स्प्रिंग यहाँ पे काफी ज्यादा शॉर्ट होता है। ठीक है, यानी कि डस्टी विंड्स भी आपको देखने को मिलती है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो कुछ हमारे पास ऐसे फैक्ट्स हैं जो इजिप्ट के क्लाइमेट के बारे में, जैसे कि बारिश की अगर हम बात करें तो वेरी लिटिल रेन, बारिश बहुत कम होती है वहां पर, और स्नो और फ्रॉस्ट देखने को आपको नहीं मिलती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा रेन आपको वहां ज्यादा मिल सकता है जहां पे माउंटेन्स हो। ठीक है, अदरवाइज ज्यादातर नो, बहुत कम, ना के बराबर, या तो नो रेन और वेरी लिटिल रेन आपको देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये एक ड्राई एंड सनी एरिया था, तो अब इस ड्राई क्लाइमेट की वजह से ही यहाँ के जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे उनको प्रिजर्व रहने में काफी ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि बारिश हुई नहीं, और अगर बारिश होती तो इरोजन होता। तो इसी ड्राई क्लाइमेट की वजह से आप देखोगे कि इजिप्ट के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो अभी भी अच्छी कंडीशन में आपको दिखाई देते हैं। तो चलिए गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करेंगे मटेरियल्स के बारे में कि इजिप्शियन आर्किटेक्चर में कौन कौन से मटेरियल्स यूज किए गए। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन मटेरियल है वो आपने ऑलरेडी देखा होगा, स्टोन। ठीक है, तो स्टोन वॉज अबंडेंट इन बोथ वेराइटी एंड क्वांटिटी। तो काफी अच्छी क्वांटिटी में स्टोन वहां पर अवेलेबल था, इसीलिए आप देखोगे कि ज्यादातर मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर वहां के स्टोन में बने हुए हैं। अब सेकेंड, एक्सेप्शनल ड्यूरेबिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि अदर मटेरियल्स यूज नहीं किए गए, अदर मटेरियल्स में आप देख सकते हो जैसे मेटल्स भी यूज किया गया और टिम्बर को भी इंपोर्ट किया गया था। ठीक है, और पैलेसेस और हाउसेस को बनाने के लिए इन्होंने मड ब्रिक्स का भी यूज किया। अब क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए तो उसके लिए बेसिकली अगर मैं कहूं कि रीइंफोर्समेंट, एज अ रीइंफोर्समेंट इन्होंने क्या यूज किया, रीड्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रीड्स की कि ये दिखता कैसा है, तो आप ये देख सकते हो बेसिकली ये एक ड्राई ग्रास होती है। ठीक है, ये ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो जैसे ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए रीड्स का यूज किया गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो चलिए गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है,
तो अगर हम बात करें कि इजिप्शियन आर्किटेक्चर में कौन कौन से फीचर्स हैं जो बिल्डिंग्स में, स्ट्रक्चर्स में आपको देखने को मिलते हैं, द फर्स्ट इज गॉर्ज। ठीक है, गॉर्ज को आप लोग इजिप्शियन कॉर्निस के भी नाम से जानते हो। ठीक है, तो पहले ये हम समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या गॉर्ज। तो गॉर्ज बेसिकली क्या है कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो मोल्डिंग आप देख रहे हैं, ठीक है, इट इज अ कर्व शेप मोल्डिंग, दिस इज कॉल्ड गॉर्ज। अब इसको हॉलो एंड रोल मोल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं बैटर्ड वॉल्स की। अब बैटर्ड वॉल्स क्या है? देखिए, बैटर्ड वॉल्स बेसिकली ऐसी वॉल्स होती है जो स्लोपिंग साइड्स रखती हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप देखोगे तो इनके टॉप पर तो जो विड्थ होगी वो काफी कम होगी एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ द बॉटम। क्लियर। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो इनकी जो साइड्स हैं वो टेपर्ड होती जाएंगी। सो दीज आर योर बैटर्ड वॉल्स। बैटर्ड वॉल्स को आप स्लोपिंग वॉल्स भी कह सकते हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव हाइरोग्लिफिक्स। ठीक है, अब हाइरोग्लिफिक्स क्या है? देखिए, तो हाइरोग्लिफिक्स बेसिकली एक इजिप्शियन राइटिंग सिस्टम है। ठीक है, अभी लास्ट में हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था क्यूनेफॉर्म, जो कि एक राइटिंग सिस्टम था। अब इनका भी एक इजिप्शियन राइटिंग सिस्टम था। अब ये अपने इजिप्शियन राइटिंग सिस्टम में क्या करते थे? ये उसमें यूज करते थे पिक्टोग्राफ्स, सिंबल्स एंड कार्विंग्स। क्लियर। सो दिस इज द हाइरोग्लिफिक्स, जिसमें एक सिंबल किसी वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कॉलमनार एंड ट्रेबिएटेड स्टाइल के बारे में। अब ये कॉलमनार एंड ट्रेबिएटेड है क्या चीज? तो देखिए, ये बेसिकली एक स्टाइल है, या आप इसको सिस्टम भी बोल सकते हैं। और इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक वर्टिकल एलिमेंट होता है एंड सेकेंड हॉरिजेंटल एलिमेंट। अब देखिए, अब ये जो आपको वर्टिकल एलिमेंट होता है इसको आप बोल सकते हो कॉलमनार। ठीक है, और ये जो आपको हॉरिजेंटल मेंबर दिख रहा है इसको आप बोल सकते हो ट्रेबिएटेड। ठीक है, तो ये बेसिकली हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एलिमेंट्स का एक सिस्टम है। ठीक है, सो दिस इज योर कॉलमनार एंड ट्रेबिएटेड सिस्टम। क्लियर। यानी आप इसको पोस्ट एंड लिंटल सिस्टम भी कह सकते हो। चलिए गाइस, अब हम पढ़ेंगे पाइलॉन के बारे में। ठीक है, अब पाइलन क्या है? पाइलन बेसिकली हम बोलते हैं गेटवे को। ठीक है, जितने भी टेम्पल्स होते हैं इजिप्शियन आर्किटेक्चर में, उन सबके गेटवेज मोस्टली क्या थे? पाइलन। ठीक है, अगर हम इसके फोटो की बात करें तो आप इमेज में देख सकते हो कि दिस इज योर पाइलन। ठीक है, ये पूरा गेटवे, दिस इज योर पाइलन। क्लियर। चलिए, अब हम बात करेंगे सबसे बड़े और सबसे खास फीचर की, जिसको लेकर नाटा एंड JBAC में काफी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, एंड दैट इज स्फिंक्स। ठीक है, अब देखिए, स्फिंक्स इजिप्शियन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर स्फिंक्स। ठीक है, अब एक्चुअली स्फिंक्स होता क्या है? देखिए, तो स्फिंक्स एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें हेड तो मैन या विमेन या किसी बर्ड का भी हो सकता है, बट जो बॉडी है वो लॉइन की होगी। क्लियर। तो बेसिकली आधा वो आदमी होगा या औरत हो सकती है, या कोई चिड़िया हो सकती है जैसे रैम, या फाल्कन हो सकती है, बट जो बॉडी होगी दैट विल बी ऑफ अ लॉइन, वो एक लॉइन की बॉडी होगी। सो दिस इज योर स्फिंक्स। ठीक है, सो द हेड्स कैन बी मैन, हॉक, रैम और विमेन, एंड द बॉडी विल बी ऑफ अ लॉइन, लॉइन बॉडी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे कि जो हमारे स्फिंक्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है,
अभी हमने बात की कि मेन का भी हेड हो सकता है, विमेन का भी हेड हो सकता है, तो अब वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो दे आर ऑफ 3 टाइप्स। तो चलिए देखिए, फर्स्ट इज एंड्रोस्फिंक्स, ठीक है, सेकेंड क्रियोस्फिंक्स, थर्ड हाइराकोस्फिंक्स, ठीक है। अब देखिए, अब इनको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या, कैसे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे याद। तो एंड्रोस्फिंक्स क्या हो गया? ह्यूमन हेडेड, ठीक है। एंड क्रियोस्फिंक्स आपका क्या हो गया? रैम हेडेड। एंड हाइराकोस्फिंक्स फाल्कन। क्लियर? चलिए अब एक कंफ्यूजन और दूर कर देते हैं कि ये रैम क्या चीज है। तो बेसिकली ये आपके होते हैं शीप, जो आपकी भेड़ होती है उसका सर भी इसमें लगा हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये बेसिकली अगर आप इसको देखो तो ये क्या आपकी भेड़ है, तो इसका नाम है शीप, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये दिस इज योर क्रियोस्फिंक्स। क्लियर? फाल्कन होता है आपका बाज, ठीक है। तो बाज जो दूसरे चिड़ियाओं का शिकार करता है, दूसरे बर्ड्स का, दैट इज योर फाल्कन, ठीक है। वो भी इसका हेड हो सकता है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पर, दैट इज सार्कोफेगस, ठीक है। अब सार्कोफेगस क्या चीज है? देखिए, जब इजिप्शियन आर्किटेक्चर में जब किसी की फेरो की डेथ हो जाती थी तो उसके बाद वो उस बॉडी को मम्मी में कन्वर्ट करते थे। अब उसके बाद उसको बैरी करना है, उनको दफनाना है, तो फिर क्या करेंगे? फिर उनको एक जरूरत होती है एक आउटर लेयर की, जो प्रोटेक्टिव लेयर हो, जो उस बॉडी को बचा सके। सो दिस इज योर सार्कोफेगस, दिस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। अब ये जनरली सबके लिए नहीं होती थी, जो रॉयल ममीज होती थी ये सिर्फ उनके लिए होती थी। दिस इज योर सार्कोफेगस। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ओबेलिस्क के बारे में, ठीक है। अब ओबेलिस्क क्या है? देखिए, ये जो आपको वर्टिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ओबेलिस्क, ठीक है। अब बेसिकली इसकी पहचान क्या है? ओबेलिस्क के टॉप पर आपको हमेशा एक पिरामिड देखने को मिलता है, ठीक है। और इसकी जो सराउंडिंग वॉल्स हैं, जो साइड्स हैं, उन पर आपको राइटिंग सिस्टम या कुछ सिंबल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके टॉप पर हमेशा आपको एक पिरामिड देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम हाइपोस्टाइल हॉल के बारे में। हाइपोस्टाइल हॉल क्या है? देखिए, अब स्टाइल का मतलब क्या है, ठीक है। स्टाइल का मतलब होता है कॉलम, यानी कि बेसिकली जो आपका वर्टिकल मेंबर है, ठीक है। क्लियर? तो स्टाइल जब भी आप देखोगे हिस्ट्री में, तो स्टाइल का मतलब होगा बेसिकली लाइक जब हम इजिप्शियन की बात करेंगे या आपको किसी और वर्ड के साथ कनेक्टेड दिखेगा, तब इसका मतलब होगा स्टाइल का कॉलम, ठीक है। अब देखिए, हाइपोस्टाइल क्या है कि एक बेसिकली ऐसा हॉल जो काफी बड़ा है और काफी सारे स्टाइल्स उसमें यूज हो, यानी कि कॉलम्स। सो दिस इज योर हाइपोस्टाइल हॉल, ठीक है। ये सेकेंड इमेज है। सो दीज ऑल आर योर हाइपोस्टाइल हॉल। तो काफी सारी कॉलम्स होंगी, मल्टीपल रोज हो सकती हैं, ठीक है। और ये एक फ्लैट रूफ को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, आप मान सकते हो कि एक टेबल, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे आप याद रख सकते हो कि हाइपोस्टाइल इज लाइक अ टेबल, बट उसमें जो हमारे स्टाइल्स होंगे वो काफी सारे होंगे, ज्यादा होंगे, रोज काफी ज्यादा होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एक ऐसे आर्किटेक्ट के बारे में जो फर्स्ट रिकॉर्डेड आर्किटेक्ट है हिस्ट्री में। तो चलिए हम बात कर रहे हैं इम्होटेप के बारे में, ठीक है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ही इज नोन एज इम्होटेप, ठीक है। ही इज फर्स्ट रिकॉर्डेड आर्किटेक्ट इन द हिस्ट्री, ठीक है, फर्स्ट आर्किटेक्ट रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री। अब इन्होंने कौन कौन सी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो इन्होंने बनाई इजिप्शियन आर्किटेक्चर में? तो देखिए, पिरामिड ऑफ जोसर इनकी बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, एंड सक्कारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सक्कारा कॉम्प्लेक्स एंड पिरामिड ऑफ जोसर,
इनको बनाया किसने? इम्होटेप ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि पिरामिड्स कितने टाइप्स के होते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपने कभी पिरामिड्स के बारे में सुना नहीं हो, ठीक है, बट ये पॉसिबल है कि आपको ये ना पता हो कि पिरामिड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो पिरामिड्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्टेप्ड पिरामिड, सेकंड इज बेंट पिरामिड, थर्ड इज स्लोप्ड पिरामिड। ठीक है, अब देखिए स्टेप पिरामिड क्या है। बेसिकली इसमें आपको जो मल्टीपल लेवल्स देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे? स्टेप्स की सीरीज बना रहे होंगे, बेसिकली इस टाइप से। ठीक है, सो दिस इज योर स्टेप्ड पिरामिड। तो काफी सारी लेयर्स देखने को मिलती हैं, स्टेप्स के रूप में बना होगा। और पिरामिड ऑफ जोसर, पिरामिड ऑफ जोसर इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, तो अब हमने पिरामिड ऑफ जोसर के बारे में क्या चीज सीखी? सबसे पहले हमने सीखा कि पिरामिड ऑफ जोसर किसने बनाया? आर्किटेक्ट इम्होटेप ने। और पिरामिड ऑफ जोसर क्या है? एक स्टेप्ड पिरामिड। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बेंट पिरामिड की। ठीक है, अब बेंट पिरामिड क्या है कि देखिए इसमें डबल स्लोप होता है। ठीक है, यानी ये हाफ में बेंट होगा। देखिए देखिए इस इमेज को देखिए। सो दिस इज योर बेंट पिरामिड। तो यहां पर एक डिफरेंट एंगल है और यहां पर एक डिफरेंट एंगल है। क्लियर? सो दिस इज योर बेंट पिरामिड। क्लियर? सो बेंट पिरामिड इज डन। वेरी कॉमन वन, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, आप सबने देखा होगा, दैट इज योर स्लोप्ड पिरामिड। ठीक है, इसकी जो साइड्स होती हैं दे आर वेरी स्मूथ। ठीक है, प्रॉपर स्लोप बनाती हैं, सिंगल स्लोप इसमें होगा। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। सो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लोप्ड पिरामिड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे पिरामिड कॉम्प्लेक्स ऑफ गीजा। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब पिरामिड कॉम्प्लेक्स ऑफ गीजा क्या है? देखिए बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें काफी सारे आपको पिरामिड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स ऑफ गीजा या फिर पिरामिड कॉम्प्लेक्स ऑफ गीजा के नाम से जानते हैं। सो दिस इज योर पिरामिड कॉम्प्लेक्स ऑफ गीजा। क्लियर? ये देखिए, ये इसका बेसिकली यहां पर प्लान दिया है। ठीक है, अब इसको हमने कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? कॉम्प्लेक्स हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि इसमें कोई एक पिरामिड नहीं है, इसके अंदर हमें काफी सारे पिरामिड्स, काफी सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से वो पिरामिड्स हैं? जैसे आप इमेजेस में देख सकते हो, पिरामिड ऑफ खफरे है, ठीक है, पिरामिड ऑफ खुफू है। क्लियर? तो काफी सारे पिरामिड्स में आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, तो कहां पर है इसकी लोकेशन? सो दिस इज लोकेटेड इन इजिप्ट। क्लियर? अब ये किस बिलीफ के साथ बनाया गया था? लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, थर्ड, ये इनका पर्पस क्या था? बॉडीज को प्रोटेक्ट करना। क्लियर? चलिए, तो आई थिंक अभी आप सबके क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पिरामिड कॉम्प्लेक्स ऑफ गीजा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा की। स्फिंक्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्फिंक्स क्या है। स्फिंक्स एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर है जिसकी लॉयन की बॉडी है, यानी शेर की बॉडी होगी, और ह्यूमन हेड होगा। क्लियर? अब ये जो आपका स्फिंक्स है किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इट इज बिलीव्ड टू रिप्रेजेंट फेरो खफरे। क्लियर? ठीक है, अब देखिए ये जितने भी रॉक्स होते थे उनको कार्व कर करके बनाए जाते थे। अब ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सो दिस इज योर ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। क्लियर? 20 मीटर हाइट है इसकी, 6 मीटर ये वाइड है एंड 3 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वैली ऑफ द किंग्स के बारे में। ठीक है, अब वैली ऑफ द किंग्स क्या है? देखिए इसको जाना जाता है वैली ऑफ द किंग्स के नाम से। ठीक है,
अब ये इसके अंदर की एक गैलरी है, ये इसके अंदर का एक विजुअल है जो आप देख सकते हो, ठीक है। और ये साइड अभी भी है, आप जाके विजिट भी कर सकते हो इजिप्ट में। एंड अब देखिए, अब वैली ऑफ द किंग्स की अगर हम कुछ फीचर्स को देखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अगर हम ध्यान दें तो वो क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, अब वैली है तो इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा फेरोज होंगे, ठीक है। तो यूज्ड फॉर फेरोज, एक से ज्यादा, ठीक है। अब इसके अंदर टूम्स कितने होंगे, ऑब्वियसली टूम्स भी ज्यादा होंगे, तो 63 टूम्स हैं और 120 से ज्यादा इसके अंदर आपको चैम्बर्स देखने को मिलते हैं। तो आप कह सकते हो बेसिकली ये ऐसे है जैसे कोई बरियल साइट, ठीक है। बस फर्क इतना है कि ये प्रॉपर बनी हुई है, 60 टूम्स है इसके अंदर, 120 चैम्बर्स हैं, क्लियर। और आपको हायरोग्लिफिक्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड सबसे फेमस टूम किसका है, किंग तूतनखामुन का, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो चलिएगा, अब हम बात करेंगे द करनाक टेम्पल इजिप्ट के बारे में, ठीक है। अब ये जो आप टेम्पल देख रहे हो, दिस इज योर करनाक टेम्पल, ठीक है। अब ये करनाक टेम्पल देखिए, द करनाक टेम्पल को 30 से ज्यादा फेरोज ने बनवाया, ठीक है। यानी कोई सिंगल फेरो नहीं था जिसने इसको बनाया, 30 से ज्यादा फेरो ने इसको बनाया, ठीक है। तो अब ये किसको डेडिकेटेड है, तो गॉड अमुन एंड द थीबन गॉड्स, इनके लिए ये डेडिकेटेड। और ये फेमस है अपने लार्ज हायरोग्लिफिक्स के लिए और कार्विंग्स के लिए। और आज के प्रेजेंट टाइम में ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। चलिए तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं अबू सिबिल टेम्पल के बारे में, ठीक है। अबू सिबिल टेम्पल क्या है, ये अबू सिबिल टेम्पल एक रॉक का टेम्पल है। यानी कि देखिए, ये पहले क्या था, पहले एक बहुत ही बड़ी रॉक थी, ठीक है। अभी बहुत बड़ी रॉक थी, अब इसी रॉक को कट करके एक टेम्पल बनाया गया, ठीक है। तो ये जो आप स्टैच्यूज देख रहे हो, ये भी क्या है, इन रॉक को कट करके बनाए गए हैं, क्लियर। अंदर जो रूम्स चैम्बर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, वो भी इस रॉक को कट करके बनाए गए। तो देखिए, बहुत बड़ा एक रॉक था, तो बेसिकली हम इसको कह सकते हो दिस इज द रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इजिप्ट, ठीक है। चलिए, तो देखिए रॉक कट टेम्पल्स हैं, ठीक है। रामसेस द सेकंड ने इनको 30 सेंचुरी बीसी में बनवाया था। ये डेडिकेटेड किसको थे, तो उन्होंने खुद के लिए इसको डेडिकेट किया, रामसेस द सेकंड और क्वीन नेफरतारी, क्लियर। और इसके इंटीरियर में आपको कार्विंग्स देखने को मिलती हैं, स्टैच्यूज आपको देखने को मिलते हैं। और फ्रंट में जो स्टैच्यूज हैं ये रामसेस के हैं, जो कि 20 मीटर्स हाइट में है, क्लियर। अब इसके जो फ्रंट पे अगर आप देखते हो तो आपको ना 4 स्टैच्यू आपको देखते हैं, 1 2 3 4, जिसमें से एक स्टैच्यू आपका इरोजन की वजह से अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। तो गाइस, ये था आपका अबू सिम्बिल टेम्पल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आपको आज का ये हमारा एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अब तक हम 3 एपिसोड इस सीरीज में कवर कर चुके हैं। तो गाइस, मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो देखना ही काफी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि केवल वीडियो देखने से आपका नाटा या जेबीआर का एग्जाम निकल जाएगा, आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। गाइस, नाटा एंड जेबीआर के पेपर में आपको एक बहुत ही अच्छा रैंक लाना होगा, अच्छा परसेंटाइल लाना होगा, तभी आपको एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। इसकी प्रेपरेशन आपको बहुत ही फोकस, स्ट्रक्चर और प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी होगी। तो गाइस, इसमें आपकी हेल्प करता है SSAC। अगर आप 11th या 12th में हो और नाटा एंड जेबीआर पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप SSAC ज्वाइन कर सकते हो। SSAC एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से नाटा एंड जेबीआर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो। गाइज, क्योंकि ये एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, तो आप इसमें इंडिया की टॉप फैकल्टी से पढ़ते हो। और हाँ गाइज, SSAC क्लासेस जनरली 8 PM to 10 PM होती हैं, यानी कि आप अपने कॉलेज के साथ साथ, यानी कि 11th एंड 12th के साथ साथ भी आप नाटा एंड जेबीआर की प्रिपरेशन कर सकते हो। और हाँ गाइज, अगर आप हमारे बारे में और भी जानना चाहते हो
तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हो और हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो और वहां आप SSCC के नाटा एंड जे बियाक टॉपर्स के बारे में पढ़ सकते हो और उनके रिव्यूज को चेक कर सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है कि हम अपनी क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है, आप उसके लिए हमारी डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल भी फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। आप डेमो क्लासेस में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, हमारी मेथोडोलॉजी देख सकते हो और हमारे बुक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है। तो गाइस, क्योंकि ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से आप अभी हमारी डेमो क्लासेस के लिए बुक कर लीजिए। अगर आप डेमो क्लासेस बुक करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, तो आप उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक भी दिया है जिसको आप क्लिक करके अपने लिए फ्री डेमो क्लासेस बुक कर सकते हो। तो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।